बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। मध्य प्रदेश की शिवपुरी से जहां सिंध नदी पर बना 100 साल पुराना पुल अचानक ढह गया। हादसे में 3 लोग बह गए हैं। इसमें 2 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। फिलहाल एक लापता बताया जा रहा है। फिलहाल राहत बचाव का कार्य जारी है। पुल का एक हिस्सा टूटने से जिले के सैकड़ों गांव का संपर्क टूट चुका है। इससे करीब 15 से 20 किलोमीटर का सफर लोगों का बढ़ गया है। फिलहाल पुल के आसपास पुलिस की तैनाती कर दी गई है ताकि कोई पुल के आसपास ना जा सके और जांच की जा रही है। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 100 साल पुराना लगभग ये पुल बताया जा रहा है और अचानक ये पुल ढह जाता है। 3 लोग इसमें बह गए, 2 को बचा लिया गया है, 1 को अभी भी ढूंढा जा रहा है। साथ ही साथ पुलिस को आसपास तैनात कर दिया गया है ताकि कोई भी इस पुल पर अब आगे ना जाए। लेकिन गांव का संपर्क टूट चुका है, लिहाजा अब लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है। अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ रहा है, घूम कर जाना पड़ रहा है, लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है। दीपक हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए। दीपक, सबसे पहले कि जो एक लापता शख्स था उसे ढूंढ लिया गया है या नहीं ढूंढ लिया गया, और सबसे बड़ी बात, कोई रेनोवेशन होता है या नहीं होता है? 100 साल हो गए, किसी को सुध आई कि नहीं आई कि यहाँ पर हादसा कभी भी हो सकता है? देखिए, काफी लंबे समय से ये तो देखा जा रहा है कि बड़ी लापरवाही प्रशासन की यहाँ देखी जा रही है, क्योंकि लगातार हो रही बारिश के बाद भी ये लापरवाही वहाँ बरती जा रही थी और लगातार पुल जर्जर हालत में देखा भी जा रहा था। इस पुल के ऊपर से कई बार 5 से 7 फुट ऊपर पानी चला भी है। उसके बावजूद भी प्रशासन ने ये देखा, लेकिन उसके बाद भी अनदेखी कहीं ना कहीं की गई है, क्योंकि इस पुल की हालत जर्जर होती जा रही थी। उसके बाद भी इसका कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ। हालांकि इसके जस्ट पास लगी जगह पर नया पुल उन्होंने बना दिया है, लेकिन बनाने के बाद भी कई लंबे समय के बाद भी वो चालू आज तक नहीं हो सका है। कहीं ना कहीं वहाँ भी ये लापरवाही है और बारिश के लगातार होने के बावजूद भी इसके ऊपर से जो पुल के पानी निकल रहा था वो भी लगातार सभी को वहाँ नजर आ रहा था। ऐसा नहीं है कि कोई नया पुल वहाँ पर हो, ये नया पुल बना है लेकिन वो आज तक शुरू नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं ठेकेदार की, इंजीनियरों की और प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही इसमें कहा जा सकता है। और देर रात जो पुल टूटा है देर शाम को, वहाँ टूटने के बाद प्रशासन, पुलिस मौके पर पहुंचे और 3 लोगों की बहने की जो सूचना मिली, उसके बाद से 2 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है तत्काल वहाँ से। और प्रभु आदिवासी जो थे वो अभी भी लापता हैं। वहाँ पर एनडीआरएफ की टीम देर रात पहुंच गई, पुलिस भी मौके पर पहुंची और बचाव कार्य का जो कार्य है वो जारी है। और अभी सुबह फिर से रेस्क्यू किया जाएगा, क्योंकि रात में 2 घंटे रेस्क्यू चला, उसके बावजूद भी प्रभु आदिवासी अभी तक लापता है। चलिए, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट होगा आपके पास आएंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो 100 साल पुराना ये पुल है, रेनोवेशन इसका नहीं किया गया, लिहाजा यहाँ हादसा हुआ है। 3 लोग बह गए हैं, 1 को अभी भी खोजा जा रहा है। साथ ही साथ गांव का संपर्क दूसरे गांव से टूट चुका है। इंदौर में चोरल के जंगलों में लकड़ी माफियाओं और फॉरेस्ट गाइड्स के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें 3 वनकर्मी घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक वन विभाग की टीम चोरल के जंगलों में लकड़ी चुरा रहे माफियाओं पर कार्रवाई करने गई थी, तभी आरोपियों ने गौफन से हमला कर दिया। वन विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन बाकी माफिया घने जंगल का सहारा लेकर फरार हो गए हैं। वन विभाग ने सागौन की लकड़ी और एक बाइक जब्त की है। इंदौर वन मंडल के एसडीओ AK श्रीवास्तव को मुखबिर से सूचना मिली थी, कि जिसके बाद श्रीवास्तव ने इंदौर और चोरल के संयुक्त टीम बनाकर आरोपियों को पकड़ने की योजना बनाई है। टीम रात भर जंगल में सर्चिंग करती रही, फिर सुबह सुबह बड़वाह की तरफ जाने वाले कच्चे रास्तों पर अलग अलग बाइक पर सवार होकर 9 लोगों को रोका है, जो लकड़ी की चोरी करके जा रहे थे। इसी बीच लकड़ी माफियाओं ने वन विभाग की टीम पर हमला कर दिया। पकड़ ली, लकड़ी सब छुड़ा ली गई उनसे। 16 नग जो है सागौन की लकड़ी पकड़ी गई है, जिसको सिल्ली के रूप में हमने रूपांतरित किया था, उसको मोटरसाइकिलों से गिरा के और एक गाड़ी पकड़ ली है। बाकी ये लोग रात में खेतों की ओर से भागे। पकड़ा है, उससे पूछताछ की गई है और आगे उसकी कार्रवाई पुलिस से सहायता लेके की जाएगी। अंशुल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं फोन लाइन के जरिए। अंशुल, क्या अपडेट है? वन विभाग ने ये बड़ी कार्रवाई की है और ये ऐसा नहीं है कि पहली बार कर रहे होंगे, इससे पहले भी इन्होंने बड़ी मात्रा में इस तरीके से लकड़ियां काटी होंगी। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि इंदौर के वन विभाग के द्वारा लगातार ये सूचना संग्रहित की जा रही थी कि महेश्वर में नर्मदा किनारे सागवान की लकड़ियां जो हैं वो लगातार चोरी हो रही हैं और
चोरल के रास्ते यह पूरी चोरी की जाती है, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने 3 टीमें बनाई थी और यह छापामार कार्रवाई को शुरू किया था। और सर्चिंग के दौरान ही जब टीम को पूरी सूचना मिल गई कि लगातार जो चोर हैं, जो कि लकड़ी तस्कर हैं, वो लकड़ी को बाइकों पर तस्करी कर रहे हैं और सागवान की सिल्लियां बनाकर इसे तस्करी की जा रही है, उसके बाद टीम ने उन चोरों को रोकने की कोशिश की और इसी दौरान जो ग्रामीण और वन्य कर्मियों की टीम है, उनकी इन चोरों से मुठभेड़ हो गई और इस मुठभेड़ में डिप्टी रेंजर का एक अंगूठा भी कटा है, जबकि 2 अन्य को चोट भी आई है। हालांकि मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार करने की भी बात कही जा रही है और 5 अन्य आरोपी यहां से भाग निकले हैं। वन विभाग का साफ कहना है कि लगातार जो इंदौर के जंगल है, जो कि चोरल के आसपास के मौजूद है, यहाँ पर बड़ी मात्रा में सागवान की लकड़ियां जो है उनकी तस्करी हो रही है। लगातार इसके पेड़ भी लगातार काटे जा रहे हैं और इसी को लेकर टीम जो है अब एक बड़ी कार्रवाई शुरू कर रही है और 15 से अधिक वन कर्मियों की टीमें बनाकर अलग अलग स्थानों पर तैनात भी की जा रही है और साथ ही जो फरार आरोपी हैं उनकी तलाश भी वन विभाग के द्वारा की जा रही है। जी चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। सीएम हाउस में सीएम शिवराज सिंह ने केंद्रीय दलों के साथ मध्य प्रदेश में बाढ़ के हालात को लेकर बैठक की। बैठक में केंद्रीय दलों ने सीएम के सामने जांच रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट के मुताबिक शिवपुरी जिले के नरवर तहसील का जायजा लिया, जहां जांच में पाया गया कि बिजली लाइन पूरी तरह नष्ट हो गई है, खेतों में भी रेत जम गई है। इसके अलावा केंद्रीय दल ने नरवर से शिवपुरी आते हुए मगरौनी मार्ग भी देखा, जो कि पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। दल ने शिवपुरी के वार्ड 15 और फतेहपुर के क्षतिग्रस्त मकानों का भी जायजा लिया है। केंद्रीय जांच दल ने 16 और 17 अगस्त को ग्वालियर चंबल संभाग के बाढ़ इलाकों का भी दौरा किया। इसके साथ ही मिलिट्री और एयरफोर्स की ओर से चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन और राहत कैंपों की भी जानकारी ली है। केंद्रीय दल में गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव सुनील कुमार वर्णवाल और वित्त मंत्रालय के उप आर्थिक सलाहकार अभय कुमार शामिल हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज खरगोन का दौरा करेंगे। जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। बाजीराव पेशवा की जयंती आज है और इस मौके पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें वो शामिल होंगे। तो जन आशीर्वाद यात्रा चलाई जा रही है, जिसमें नए सांसदों का परिचय कराया जा रहा है जनता से। आशीर्वाद जनता का लेने के लिए ये सांसद जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस यात्रा में शामिल होंगे। खरगोन में आज ये यात्रा है। साथ ही साथ आज बाजीराव पेशवा की जयंती है और इस मौके पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें कि मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। तो बड़ी खबर खरगोन से आप देख रहे हैं। आज बाजीराव पेशवा की जयंती है। इसी उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। मुख्यमंत्री इन कार्यक्रमों में शामिल होंगे। जन आशीर्वाद यात्रा खरगोन में, जिसमें कि नए सांसद जिनका परिचय संसद में प्रधानमंत्री नहीं करा पाए थे, क्योंकि विपक्ष की ओर से लगातार हंगामा किया जा रहा था। अनिश्चितकाल के लिए सत्र दोनों ही स्थगित कर दिए गए। इसीलिए बीजेपी का यह कहना है कि अब हम जनता का आशीर्वाद लेने के लिए चल रहे हैं। प्रमोद हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए लाइव। प्रमोद, जन आशीर्वाद यात्रा में भी मुख्यमंत्री खरगोन में शामिल होंगे। साथ ही साथ बाजीराव पेशवा की जयंती को लेकर कई सौगातें भी दी जाएंगी आज। देखिए, महत्वपूर्ण दौरा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। 1 बजे के लगभग खरगोन के ये बाजीराव पेशवा की समाधि स्थल पहुंचेंगे और श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। महत्वपूर्ण दौरा है। केंद्रीय मंत्रियों का जो जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है, उसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे। कई सौगात भी मुख्यमंत्री दे सकते हैं। महत्वपूर्ण दौरा है, वो भी ऐसे में जबकि खंडवा लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है और ये क्षेत्र खंडवा लोकसभा सीट से जुड़ा है, तो मुख्यमंत्री का ये दौरा महत्वपूर्ण है। कई विकास कार्यों की सौगात भी मुख्यमंत्री सपना दे सकते हैं और महत्वपूर्ण दौरा है। और साथ ही साथ तमाम वो नेता भी मौजूद रहेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा भी मौजूद रहेंगे और तमाम जो दावेदार नेता है वो मौजूद रहेंगे। मतलब साफ है, खंडवा लोकसभा सीट की जो बीजेपी की सियासी जमीन है वो और कैसे मजबूत किया जाए, कैसे जो तमाम दावेदार हैं उन्हें एकजुट किया जाए, वो भी एक कवायद है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि जो केंद्रीय मंत्रियों की जो जन आशीर्वाद यात्रा है, मुख्यमंत्री उसमें आज शिरकत करेंगे। 1 बजे बाजीराव पेशवा की समाधि स्थल पहुंचेंगे और उनकी जो जयंती के मौके पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। तमाम बीजेपी के नेता वहां पर मौजूद रहने वाले। महत्वपूर्ण दौरा है सपना।
चलिए, आप हमारे साथ में बने रहिए। निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण दौरा है। खरगोन में आज सांसद मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ बाजीराव पेशवा की जयंती को लेकर भी आज महत्वपूर्ण कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे। बालाघाट से खबर, जहां पर इन्वेस्टर समिट होगा आज। इन्वेस्टर समिट में वर्चुअली मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी जुड़ेंगे। 2,500 करोड़ का निवेश, मैग्नीज, राइस मिल, एथेनॉल से जुड़े निवेश पर मुहर लगेगी। प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाएगा। तो बालाघाट से खबर आप देख रहे हैं। आज इन्वेस्टर समिट में मुख्यमंत्री वर्चुअली शामिल होंगे। 2,500 करोड़ का प्रदेश में निवेश आएगा। प्रमोद हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। प्रमोद, आज ये अहम कार्यक्रम है क्योंकि 2,500 करोड़ का निवेश आज प्रदेश में आने वाला है। कई सारे उद्योग लगाए जाएंगे, निश्चित तौर पर रोजगार भी प्रदान किया जाएगा, जो सबसे बड़ी समस्या है इस टाइम, जिसको लेकर लगातार विपक्ष हमलावर रहा है सरकार पर। देखिए, मध्य प्रदेश के युवाओं को फायदा होगा, उनको फायदा होगा जो रोजगार की आस लगाए बैठे। सरकार उस दिशा में ये महत्वपूर्ण ये कदम है सरकार का, और 2,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मतलब रोजगार मिलने वाला है और ये महत्वपूर्ण है। खासकर देखिए, सरकार की मंशा ये है, बालाघाट पिछले जिलों में आता है और नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी कुछ हिस्सा है बालाघाट का। ऐसे में वहाँ पर यदि इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो यकीनन लोगों को रोजगार मिलेगा। खासकर देखिए, चावल की खेती बालाघाट क्षेत्र में होती है, वहाँ पर यदि इन्वेस्टमेंट होगा तो डेवलपमेंट भी होगा। सरकार की यही मंशा, इसलिए आज का जो इन्वेस्टमेंट समिट है वो महत्वपूर्ण रहने वाला है। मुख्यमंत्री इसकी वर्चुअली शुरुआत करेंगे और उद्योग मंत्री भी शामिल होंगे। और महत्वपूर्ण ये है कि लगभग आधा दर्जन जो निवेशक हैं उनके मध्य प्रदेश के बालाघाट में निवेश करने का रास्ता साफ हो जाएगा। खासकर देखिए, वो उत्पाद जो बालाघाट में जिनका उत्पादन होता है उनसे संबंधित वहाँ पर फैक्ट्री लगाई जा सकती हैं, नई मिल खोली जा सकती हैं। हजारों की तादाद में लोगों को रोजगार मिलेगा, स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलेगा, उसका रास्ता आज साफ हो जाएगा। मुख्यमंत्री की मंशा यही है कि मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बने, सपना, और उसी दिशा में लगातार सीएम शिवराज काम कर रहे हैं। और आज का ये जो हम कहें तो इन्वेस्टर मीट है वो बेहद महत्वपूर्ण है। लगभग 1.5 दर्जन से ज़्यादा उद्योगपति इस इन्वेस्टर मीट में जुड़ेंगे और आधा दर्जन जो कंपनियां हैं वो तैयार हैं इन्वेस्टमेंट, निवेश करने के लिए। तो महत्वपूर्ण चर्चा आज की रहने वाली है और ये निवेश होने से स्थानीय स्तर पर स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ ही साथ देखिए, जो किसान है उनको फ़ायदा होगा, वो वहीं उत्पाद करेंगे, उन्हें उचित दाम मिलेंगे अपने उत्पाद का। और बालाघाट चावल की खेती के लिए जाना जाता है, तो चावल से संबंधित उद्योग लगेंगे तो यकीनन किसानों को, स्थानीय लोगों को और युवाओं को, खासकर जो रोजगार की आस लगाए बैठे हैं, सरकार उन्हें राहत देने वाली है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। निश्चित तौर पर यह बड़ी राहत होने जा रही है। 2,500 करोड़ का निवेश सरकार के पास आ रहा है। अब देखना यह है कि रोजगार की समस्या का कितना समाधान हो पाएगा, क्योंकि लगातार विपक्ष इस समस्या को लेकर सरकार पर हमलावर रहा है। फसल बीमा योजना को लेकर कृषि मंत्री कमल पटेल ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से बात की है। उन्होंने प्रीमियम जमा करने की मियाद बढ़ाने की मांग की है। पीएम फसल बीमा साल 2021-22 के लिए प्रीमियम जमा करने की आखिरी तारीख 16 अगस्त थी, लेकिन तब तक करीब 25 लाख ऋणी किसानों ने ही रजिस्ट्रेशन कराया, जबकि पिछले साल करीब 45 लाख किसानों ने खरीफ 2020 का फसल बीमा करवाया था। ऐसे में माना जा रहा है कि ऋणी और डिफॉल्टर किसानों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। आपको बता दें कि बीमा कंपनियों की सहमति के साथ संचालक किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग की ओर से केंद्रीय कृषि मंत्रालय को पत्र लिखा जा चुका है। पाकिस्तान से इंदौर आकर बसे 75 हिंदू शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दी गई। अमृत महोत्सव के तहत सभी को नागरिकता प्रमाण पत्र दिए गए हैं। ये सभी पाकिस्तान प्रताड़ित होने की वजह से सालों पहले इंदौर में आकर बस गए थे, लेकिन कई सालों के बाद भी नागरिकता नहीं मिली थी। लेकिन अब दस्तावेजों की जांच के बाद इन्हें नागरिकता दे दी गई है। कार्यक्रम में सांसद शंकर लालवानी, कलेक्टर मनीष सिंह समेत भाजपा के बड़े नेता मौजूद रहे। इस मौके पर सभी ने अपनी खुशी का इजहार नाच गाकर किया। इस दौरान सांसद शंकर लालवानी भी गानों की धुन पर जमकर थिरके हैं। सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि केंद्र सरकार ने नियमों में सरलीकरण किया, जिसकी वजह से सालों से भटक रहे हिंदुओं को नागरिकता मिल पाई है। बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी हमारा काम हो जाएगा।
जैसे हम काफ़ी टाइम से यहाँ पे हैं और हमें उम्मीद नहीं थी कि हम इतनी यहाँ जल्दी इंडियन नेशनलिस्ट हो जाएंगे, बट मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि हमें यहाँ पे नागरिकता और अच्छे से और जल्दी मिल रही है। बहुत खुशी हो रही है साहब, हम मोदी जी के आभारी हैं, आदरणीय मोदी जी के आभारी हैं, आदरणीय सांसद लालवानी जी के आभारी हैं, बस और इससे आगे मैं कुछ नहीं कह सकता। हम सिंध ठुल जैकबाद से। भोपाल में नगरीय क्षेत्र में बेहतर प्रबंधन और विकास पर कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह की अध्यक्षता में इस कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में बीजेपी के साथ ही कांग्रेस के विधायक भी शामिल हुए हैं। कार्यशाला को संबोधित करते हुए मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कार्यशाला में कई महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं। इन सभी सुझावों के लिए विभाग की ओर से समिति गठित की जाएगी जो 1 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी। समिति की रिपोर्ट के आधार पर नियम प्रक्रिया में बदलाव किया जाएगा। नियम प्रक्रियाओं के आधार पर मध्य प्रदेश आदर्श राज्य बने, इसकी कोशिश की जाएगी। उस पर भी हम लोग निर्णय करेंगे और मास्टर का प्लान भोपाल का लगभग हमारा तैयार है। इंदौर का, बाकी प्रदेश के अनेक स्थानों के मास्टर प्लान का काम चल रहा है और मास्टर प्लान बन रहे हैं। समय समय पर उनको हम लोग पूरा करेंगे और मास्टर प्लान के अनुसार शहरों का विकास हो, ये हम लोगों की कोशिश है। भोपाल में नगरीय क्षेत्र में बेहतर प्रबंधन और विकास के मुद्दे पर हुई कार्यशाला में पीसी शर्मा नाराज हो गए। पीसी शर्मा कार्यशाला से नाराज होकर चले गए। जानकारी के मुताबिक पीसी शर्मा कार्यशाला में बोलने का मौका नहीं दिए जाने से नाराज दिखाई दिए। तो नगर निगम भोपाल के अंदर वहाँ मकान बन गए, जिनकी खेतियाँ आ गई उनने अपने प्लाट वहाँ पे बेच दिए, वहाँ उनने मकान बना के बेच दिए। अब उनको बिल्डिंग परमिशन नहीं मिल रही, मकान बना हुआ है, बिल्डिंग परमिशन नहीं है। बिल्डिंग परमिशन उनसे लेके पैसा लेके वहाँ उतना विकास कार्य करा दें। या तो अधिकारियों को या सरकार को देखना था कि ये कॉलोनी वहाँ ना बने। तो अवैध कॉलोनी अगर बनी है तो इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार। अगर आपने ग्वालियर चंबल अंचल से ब्रांडेड जूते खरीदे हैं तो एक बार चेक कर लीजिए, ये नकली भी हो सकते हैं। कोर्ट से दिल्ली से कोर्ट कमिश्नर की टीम ने स्थानीय पुलिस की मदद से ग्वालियर और दतिया में जूता फैक्ट्री पर दबिश देकर मशीन सहित 4 से 5 करोड़ रुपए का नकली माल बरामद किया है। आरोप है कि फैक्ट्रियां ब्रांडेड कंपनी के नाम पर नकली जूते तैयार किया करती थी। जूते की एक ब्रांडेड कंपनी को शिकायत मिली थी कि उसने के नाम से नकली जूते बनाए जा रहे हैं, जिस पर कंपनी ने कार्रवाई के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की गुहार लगाई है। चलिए अब जी पॉजिटिव खबर आपको दिखाते हैं। इंदौर के सरकारी स्कूलों को और भी स्वच्छ और आधुनिक बनाने की अब तैयारी चल रही है और इसी कड़ी में अब छात्र जमीन पर बैठकर मिड डे मील लेने की बजाय बाकायदा डाइनिंग टेबल पर खाना खाएंगे। इसके लिए प्रशासन ने खास तैयारियां की हैं। ग्रामीण इलाकों के सरकारी स्कूलों को इसके लिए पहले तैयार किया जा चुका है। 1107 स्कूलों में से 439 स्कूलों में डाइनिंग टेबल का काम चल रहा है। इनमें से 110 जगह डाइनिंग टेबल बनकर तैयार भी हो चुकी है। सामवेर देपालपुर के स्कूलों में डाइनिंग टेबल निर्माण का काम अंतिम दौर में है। अब नए सेशन में बच्चे जमीन पर बैठने की बजाय डाइनिंग टेबल पर खाना खाएंगे। अभी पहले फेज में हम लोगों ने 110 स्कूल का शालाओं का चयन किया था, तो वो लगभग अगस्त एंड तक कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद जहाँ पे भी हमारे पास ऐसे अतिरिक्त कक्ष होंगे उन सभी को हम लोग डेवलप करेंगे एवं उसको हम बढ़ा के जितना हो सकता है हम लोग मैक्सिमम स्कूलों को इस